Hello everyone, welcome to LST. LST means let's start together. आज हम BHDLA के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। BHDLA मतलब हिंदी भाषा संप्रेक्षण कौशल, ये आपका कोर्स का नेम है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज, जिसका एग्ज़ाम आपको 5 अगस्त को है। तो इसमें हमारी टोटल 2 खंड हैं, यानी कि 2 ब्लॉक हैं और 12 यूनिट हैं। तो ब्लॉक 1 में हमारे 6 यूनिट हैं, उनको देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है संप्रेक्षण के मूल तत्व, दूसरा है उच्चारित और लिखित भाषा, अगला है आंगिक भाषा और संप्रेक्षण, अगला है संप्रेक्षण के विविध रूप, फिर है भाषिक कला के विभिन्न पक्ष, उसके बाद है संवाद कला के विभिन्न पक्ष। ये हमारा ब्लॉक 1 है, यानी कि इसमें सिर्फ हम बोलने और लिखने वाली भाषा के बारे में देखते हैं क्या क्या है। बोल कर लिख कर जो हम संप्रेक्षण करते हैं उसके बारे में पूरे दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है संप्रेक्षण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, या फिर मौखिक संप्रेक्षण की विशेषताओं को बताइए। यानी कि इसमें हम इन दोनों क्वेश्चन को कवर कर लेंगे कि एक ही क्वेश्चन में। तो ये है, मनुष्य अपने समस्त क्रियाकलापों द्वारा कुछ ना कुछ संप्रेक्षण ही करता है। उसकी आंगिक अभिव्यक्ति, बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से संप्रेषण ही है। यानी कि मनुष्य जो अपने विचारों को या अपने जो वो बोलना चाहता है उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को, इस विधि को संप्रेषण कहते हैं। वो अपनी बातों को, अपने विचारों को बोल के भी व्यक्त कर सकता है, देख कर, सुन कर, पढ़ कर, लिख कर, किसी भी उस मांग में वो अपनी बातों को, अपने विचारों को अन्य व्यक्तियों तक या अन्य साधनों तक पहुँचा सकता है। संप्रेक्षण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो मौखिक संप्रेषण के बारे में देखते हैं। पहले क्या है, जब वक्ता अर्थात बोलने वाला ध्वनि के माध्यम से श्रोता अर्थात सुनने वाले तक अपनी बात पहुंचाता है, इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि जो संप्रेक्षण है वो बोलने के थ्रू होता है, यानी कि मैंने बोला, आपने सुना, तो ये क्या है, मौखिक संप्रेक्षण के अंतर्गत आता है। यदि मैं लिखता हूँ और आप उसे पढ़ते हो तो वो लिखित संप्रेक्षण के अंदर आता है। और जो संवाद होता है, जो संचार होते हैं, उसमें हम लिखित और मौखिक संप्रेषण दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल देखे होंगे, उसमें आप न्यूज़ सुनते भी हैं और जो हेडलाइन लिखी आती है उनको पढ़ते भी हैं। जैसे हम अपने मित्रों को कोई जानकारी शेयर करते हैं या फिर उन्हें कुछ बताते हैं, तो यह मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। यानी कि बोलने वाली जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, वो सारी की सारी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। अगला है, जब कक्षा में शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं और समस्त छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं, उस वक्त शिक्षक द्वारा किया गया संप्रेषण मौखिक संप्रेषण होता है। तो इन जितने भी मौखिक क्रिया वाले संप्रेषण मतलब क्रिया होती हैं जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो सब मौखिक के अंदर आते हैं। अच्छा, मौखिक संप्रेषण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से पहली बात है, हमें शब्दों का चुनाव जो है ठीक से करना चाहिए। यानी कि जिन शब्दों का हम चुनाव कर रहे हैं बोलते समय, वो सहज होने चाहिए कि अगले व्यक्ति को बुरा ना लगे। हम जो कुछ कहते हैं उसमें हमारे शब्दों का चुनाव कैसे किया है या हमने किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यदि डॉक्टर ने पूछा किसी मरीज़ से कि सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई, तो मरीज़ जवाब देता है अभी कैसे ख़त्म हो सकती हैं। यानी कि जो उसने सवाल पूछा उसका जवाब सीधे सीधे ना देकर उल्टे शब्दों में जवाब दिया, अभी कैसे समाप्त हो सकती हैं। इससे जो संवाद है वो सफल नहीं हो सकता कभी भी। डॉक्टर ने कुछ पूछा, मरीज़ ने जवाब कुछ दिया, डॉक्टर ने समझा कुछ, यहीं मरीज़ जो सीधा सीधा बोल सकता था कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी मेरी दवाइयाँ समाप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा तत्व क्या हो सकता है मौखिक संप्रेक्षण में, महत्वपूर्ण पक्ष आवाज़। यदि हम नम्र आवाज़ में बात करते हैं या ज़ोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। अगर मैं किसी को डांटूंगा तो मैं ज़ोर से बोलूँगा, या फिर मैं किसी से खुश नहीं हूँ किसी की बात से, या फिर मुझे शौक लगा है, आश्चर्य में हूँ, तो भी मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे ज़ोर से हो जाएगी। और अगर मैं किसी से नम्रता से बात करूँगा तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी मधुरता मिलेगी। इन्हीं बातों को इसमें आवाज़ में दर्शाया गया है। अगला है स्वर। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ हमें सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी को बुलाया है इधर आओ बोलकर, और हमारे इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि हम उसे प्यार से बुला रहे हैं या हम उससे नाराज़ हैं। तो इसमें 3 चीज़ों का महत्व होता है। कौन कौन सी? पहला है शब्दों और वाक्यों का चुनाव, दूसरा है आवाज़,
और तीसरा है स्वर। ये 3 चीज़ें मौखिक संप्रेषण के लिए अत्यधिक अनावश्यक हैं, इन पर ध्यान देना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण एक तरह से मौखिक संप्रेषण का ही एक सब टॉपिक मान सकते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, शारीरिक मुद्राओं जिससे जिससे शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग किया गया हो उनके द्वारा। अच्छा ठीक है, आंगिक संप्रेषण क्या होता है कि शारीरिक अवस्थाओं से, शारीरिक मुद्राओं से हम क्या करते हैं, अपने जवाब को या अपने आंसर को, अपने संप्रेषण को प्रदर्शित करते हैं। कैसे, अगर हमें किसी ने हमसे कुछ सवाल पूछा और हमें उसका जवाब नहीं पता है या हम नहीं देना चाहते, तो हम बिना कुछ बोले अपने कंधे उठाकर उसका जवाब दे सकते हैं कि हमें नहीं पता। इसी प्रकार की अनेक क्रियाएं और होती हैं जो आंगिक संप्रेषण को दर्शाती हैं, जैसे कि हाथ हिलाना, हाथ मिलाना, सिर को हिलाना, चेहरे पर क्रोध का भाव लाना, राष्ट्रगान के साथ सावधान की अवस्था में रहना आदि। ये सब संप्रेषण के ही उदाहरण हैं, आंगिक संप्रेषण के, यानी कि हम बिना बोले या बिना लिखे अपने भावों को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो आंगिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम आंखें होती हैं। जब कोई प्रसन्न होता है तो उसकी आंखें हंस रही हैं, ऐसा बोलते हैं। उसी तरह आपने सुना होगा कि उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। ये सब आंखें जो हैं हमारी प्रतिक्रियाओं को, हमारी भावनाओं को दर्शाती हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हमारी प्रसन्नता, अप्रसन्नता, गुस्सा, खुशी, गम, सब चीज़ों को आंखों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अच्छा, फिर आता है अगला लिखित संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण, इसको मैंने पूरा इसमें लिखा हुआ है, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उसको पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि ये है क्या, ये टॉपिक जो बोलना क्या चाह रहा है, इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सिर्फ छोटा छोटा। अगला है लिखित संप्रेषण। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या सूचनाओं को किसी छपी हुई सामग्री या लिखित सामग्री के रूप में व्यक्त करता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। मतलब कि अब जैसे आप इस PDF को पढ़ोगे तो मैंने इसको आपको लिखित रूप में प्रोवाइड करवाया है, यानी कि आप लिखित चीज़ों को पढ़ के कर रहे हो, तो वो यह लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है, अखबार, मैगजीन, मानचित्र, छपे हुए विज्ञापन आदि सभी चीज़ें क्या हैं, लिखित संप्रेषण के ही एक तत्व हैं ये सारे। हम जो आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई रास्ते पर डायरेक्शन के मैप बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ जाने के लिए लेफ़्ट लें राइट लें, जो सारे सब लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। हम जो संदेश, किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी को चिट्ठी भेजते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, हमारी कोई समस्या है उसका हम समाधान करवाने के लिए सरकारी संस्थाओं में पत्र लिखते हैं, ये सारे औपचारिक लिखित संप्रेषण के ही तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें, संप्रेषण के तत्वों की चर्चा करें। इसमें हम मुख्य तत्व देखेंगे, यानी कि उसकी प्रक्रिया देखेंगे कि संप्रेषण करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें कितने तत्व सम्मिलित होते हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब देखते हैं हम। ठीक है, तो ये है संप्रेषण क्रियाओं का वह व्यवस्थित क्रम है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक समूह को दूसरे समूह द्वारा, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को, एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को, एक संगठन बाहरी पक्षकारों को, यानी कि जो संगठन है, और अपने विरोधियों को सूचनाओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है, संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली तथा नित्य प्रक्रिया है तथा कभी न समाप्त होने वाली संप्रेषण चक्र। अच्छा, ये जो संप्रेषण जो है ये हमेशा सदैव चलते रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अगर हम बीमार भी होते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, फिर कोई गूंगा व्यक्ति भी है, वो भी संप्रेषण करता है, गूंगा कुछ ना कुछ करके या आंगिक संप्रेषण के द्वारा अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। तो संप्रेषण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चक्र होता है, इसको हम समझने के लिए देख सकते हैं, संदेश, माध्यम, प्रतिपुष्टि, प्रेषक, ये पूरा चक्र है। मतलब अब हम किसी को कुछ बात बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया में, उसके जवाब में कुछ ना कुछ बात वो भी बोलेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो संप्रेषण जो है कभी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, सदैव चलती रहेगी, सदैव चलती आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इसमें हम संप्रेषण कौन करता है, वो क्या कहता है और किसको कहता है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, ये 3 चीज़ें। फिर आती है कि उसको
किस माध्यम से बोला गया है, मतलब लिखित माध्यम से बोला है या आंगिक माध्यम से बोला है या मौखिक माध्यम से बोला है। अगला है किस प्रभाव में बोला है, यानी कि किस लिए बोला है, गुस्से में बोला है, प्यार से बोला है, किसी को समझाने के लिए बोला है, वो है। आगे आते हैं, इसमें है संप्रेक्षण के प्रमुख तत्वों को देखते हैं। इसमें तत्व क्या है, तो संप्रेक्षण की प्रक्रिया में क्या क्या तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं विचार कैसे भूमिका निभाते हैं देखते हैं। किसी संदेश को प्रेषित करने के पूर्व उस संदेशवाहक के मस्तिष्क में उस संदेश के संबंध में विचार की उत्पत्ति होना आवश्यक है, जिसे वह अब उसके प्राप्तकर्ता तक को प्रेषित करता है। यानी कि जो व्यक्ति संप्रेषण शुरुआत करता है उसके दिमाग में एक विचार होना चाहिए, जिस विचार को वो अन्य व्यक्ति या अन्य समुदाय, अन्य संगठन तक संप्रेषित करेगा, यानी कि तक पहुंचाएगा। जब तक उसके दिमाग में विचार नहीं आएंगे, जब तक वो क्या पहुंचाएगा, गाली थोड़ी देगा किसी को। प्रत्येक लिखित या मौखिक संदेश विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। अतः मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी उद्वेग जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहता है, सारांश रूप से अन्य विचार है। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान के दिमाग में उठ रही है, पैदा हो रही है और जिसको वह अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहता है, वो विचार हो सकता है। अगला है प्रेषक संप्रेषणकर्ता या संदेश देने वाला व्यक्ति को कहते हैं। इसके द्वारा संदेश का प्रेषक किया जाता है। यानी कि प्रेषक वो होता है जो संदेश को पहुंचाना शुरू करता है। यानी कि संप्रेषण में क्या होता है, एक भेजने वाला, एक माध्यम और एक जिसको भेजा गया है। तो जो भेजता है संदेश को वो प्रेषक होता है। इसी के द्वारा जो संप्रेषण है वो शुरुआत की जाती है उसी की। संप्रेषण संदेश द्वारा प्रापक के व्यवहार की गति प्रदान करने वाली शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है प्राप्तकर्ता की भूमिका देखते हैं। रिसीवर बोल सकते हैं इसको, या फिर डिकोडर बोल सकते हैं, लिसनर बोल सकते हैं। संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार संदेश प्राप्तक है। यह पक्षकार संदेश को प्राप्त करता है, जिसके बिना संदेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अगर यानी कि प्राप्त करता ही ना हो तो संप्रेषण पूर्ण कैसे होगा। संप्रेषण की परिभाषा होती है कि अपने विचारों को या अपने ख्यालों को किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन या किसी भी अन्य समूह तक पहुंचाना। जब हमारे दिमाग में विचार तो है, लेकिन हम किसको बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, तो संप्रेषण सफल हो नहीं सकता कभी भी। तो वही है। अच्छा, अगला पॉइंट है इसमें संदेश देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। संदेश तो सबसे मेन चीज़ संदेश ही है। संदेश में सूचना, विचार, संकेत, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, परिवेदना, सुझाव आदि शामिल हो सकते हैं। यह लिखित, मौखिक, शाब्दिक, आंगिक, सांकेतिक हो सकते हैं। एक अच्छे संदेश की भाषा सरल, स्पष्ट तथा समग्र होनी चाहिए। यानी कि हमें संदेश किसी को पहुंचाना है और उसकी हम भाषा इतनी जटिल कर देंगे कि अगले व्यक्ति को समझ ही ना आए, तो संप्रेषण कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए संप्रेषण की भाषा, संदेश की भाषा जो है वो समग्र होनी चाहिए, सरल और समग्र होनी चाहिए। अगला है प्रतिपुष्टि या ये क्या है, पुनर्निर्देश। जब संदेश प्रापक द्वारा संदेश को मूल रूप से अथवा उसी दृष्टिकोण अनुसार समझ लिया जाता है जैसा कि संदेश प्रेषक संप्रेषण करता है। यानी कि संदेश जिस भाव से, जिस इमोशन से भेजा जाता है, अगला व्यक्ति उसको उसी सेम इमोशन से पढ़े। ये नहीं कि मैंने बोला कुछ, आपने सुना कुछ, तो दोनों तत्व अलग अलग हो गए, तो वो संप्रेषण सफल संप्रेषण कभी नहीं हो सकता है। और इसका जो उसकी तरफ से, अगले व्यक्ति की तरफ से, यानी कि प्राप्तकर्ता की तरफ से उसका एक रिप्लाई भी आना चाहिए, जिसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं रिप्लाई को। ठीक है, ये संप्रेषण की प्रक्रिया का चित्र दे रखा है, इसको आप समझ सकते हो। ये पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कहीं से भी देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ मोटा मोटा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं संप्रेषण का प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, संप्रेषण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है। तो संप्रेषण जो है हम व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि लोगों को काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत कार्यकलापों को करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अब बिना संप्रेषण के व्यक्तियों की ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको दुकान पर जाकर कुछ सामान लेना है तो आपको बोलना पड़ेगा या फिर आपको इशारे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाएंगे और दुकानदार आपको सामान दे देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
ठीक है। अगला है व्यक्तिगत संबंध। ठीक है, संप्रेषण व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि कैसे हैं आप। इसके अलावा लोग अपनी आँख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों को संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगला है सूचना। सूचना सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। जनसंचार माध्यमों के विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? अब आपने टीवी खोला, आपने न्यूज़ चैनल लगाया, उसमें देखा कि अमेरिका में दंगे हो रहे हैं, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, या फिर मुंबई में दंगे हो रहे हैं, तो क्षण भर में वहाँ पे दंगे स्टार्ट हुए, यहाँ इनको खबर मिली और वो लाइव टेलीकास्ट हो गया। तो कुछ ज़्यादा टाइम लगता। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आज कोई घटना घटी है, कल सुबह के अखबार में आएगी, और वो अखबार भी बहुत कम जगहों पे जाता था। निम्न वर्ग के लोग तो अखबार को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। अगला है आपस में बातचीत। एक दूसरे से बातचीत करने में भी संप्रेक्षण संपन्न होता है। संप्रेक्षण के माध्यम से हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोण को जानने समझने की कोशिश करते हैं। अगला है आग्रह। इस प्रकार संप्रेक्षण का सबसे बढ़िया उदाहरण है विज्ञापन। विज्ञापन का निर्माण इसी प्रकार किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। विज्ञापन का आग्रह का मतलब होता है कि हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स करें, मतलब ऐसी अभिव्यक्ति करें, हम ऐसा संप्रेषण करें कि सामने वाला हमारी बात को मान ले। जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल विज्ञापन हो सकते हैं, जो हम टीवी पे विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसको। अगला है मनोरंजन। मनोरंजन मनुष्य की आवश्यकता है और इसके लिए वह संप्रेक्षण की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मनोरंजन यानी कि तो कॉमेडी हो गई, मूवी वॉचिंग हो गई, कुछ भी हो सकता है जो मनुष्य की आवश्यकता है और इसके लिए संप्रेक्षण की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हंसना, हंसाना, दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए सिनेमा देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, घूमना फिरना जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। तो ये मनोरंजन के तत्व हो सकते हैं मेन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सफल संप्रेक्षण से क्या तात्पर्य है? सफल संप्रेक्षण के अवरोधों अथवा बाधाओं की व्याख्या करें। यानी कि जो मैंने अभी बोल रहा था कि संप्रेक्षण सफल नहीं होगा, तो इसमें सफल संप्रेक्षण होता क्या है और वो सफल ना होने की जो बाधाएं हैं उनको बताना है हमें इसमें। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि संप्रेक्षण अधूरा रह जाता है या फिर सही ढंग से नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण संपर्क का टूटना होता है। अन्य कारण यह है कि संदेश ठीक से संप्रेषित नहीं होता। वक्ता कुछ कहना चाहता है, श्रोता कुछ समझ बैठता है। सफल संप्रेषण तब माना जाता है जब वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुंचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है, श्रोता उसको उसी रूप में ग्रहण करता है। जब संप्रेषण सफल होता है। अब इनकी बाधाओं को देखते हैं क्या क्या हो सकती है। सफल संप्रेषण के अवरोध व बाधाएं। इसमें है पहली है भाषाई बाधा। भाषाई रूप में जो बाधाएं होती हैं उनको देखते हैं। भाषाई प्रयोग संबंधी बाधाओं संप्रेषण को बुरी तरह प्रभावित करती है। वाणी दोष, अपशब्द, श्रवण दोष, अनावश्यक शब्द, अर्थ निरूपण। अनावश्यक शब्द का अर्थ है, जो मैंने भी एग्जांपल दिया था ना आपको, कि डॉक्टर ने पूछा दवाई ख़त्म हो गई, मरीज़ ने बोला अभी कैसे ख़त्म हो सकती है। उसको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था, लेकिन उसने अत्यधिक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे डॉक्टर उसकी बात समझा तो सही, लेकिन उसके मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे। वो उसके लिए क्रोधित हो गया। मतलब अर्थ निरूपण, अयोग्यता, गलत उच्चारण, भाषा का सही ज्ञान ना होना, शब्दों को चबाकर बोलना, अधूरा ज्ञान आदि ऐसे अनेक भाषाई बाधाएं हैं जो सूचना संप्रेषण को दुष्प्रभावित करती हैं। अगला है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं संप्रेषण माध्यम में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। इसमें क्या आ सकता है? विकलांगता, शोर, शारीरिक अवस्थाएं, ध्यान केंद्रित न कर पाना, प्रसारण यंत्रों में दोष, संप्रेषण दूरी या बाधाएं संप्रेषण के भौतिक बाधा हो सकती हैं। यानी कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, वह मुझसे इतनी दूरी पर है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है, या फिर उसको कुछ विकलांगता है, कानों से सुन नहीं सकता है वो। अगर हम टीवी देख के कुछ संप्रेषण कर रहे हैं, तो अगर मान लो हमारे सिग्नल ख़राब आ रहे हैं, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप जो है, मैंने लिखा कुछ है लेकिन वह पिक्सल फट चुके हैं और आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हो उसमें से, तो वह भी एक सफल संप्रेषण की बाधा हो सकती है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ी बाधा है। शोर के अनेक
बार संदेश यही सही रूप से सुनाई नहीं दे सकता। अगर किसी भी जगह पे जहाँ पे हम संप्रेषण की प्रक्रिया को रूप दे रहे हैं वहाँ पे शोर ज़्यादा हो तो संप्रेषण जो है कभी भी ठीक से नहीं हो सकता। अब आपको मेरी वीडियो में अलग से नॉइस आ रही है फालतू की, अब वो बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, आपको मेरी आवाज़ कम और नॉइस ज़्यादा आएगा, तो ये भी हमारा जो संप्रेषण हो रहा है ये सफल नहीं हो पाएगा। यही इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। अगला है अनिच्छा। कुछ प्रशासक अपने अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श करने को तैयार नहीं होते। वे नीचे से संचार को पसंद नहीं करते। इसके अधिकारी की आदतें बिगड़ती हैं। अच्छा, इसमें हम अनिच्छा कह सकते हैं कि हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उसकी इच्छा नहीं है तो सुनने की। जैसे मान लो मैं अपने किसी छोटे भाई को कोई काम बताता हूँ और उसकी इच्छा नहीं है वो काम करने की, तो वो ध्यान से सुनेगा ही नहीं या सुन के इग्नोर कर देगा। तो ये भी एक सफल संप्रेषण की बाधा के रूप में उभर के सामने आता है। अगला है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव हमारी पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं। पृष्ठभूमि के पूर्व अनुभवों, आवश्यक प्रेषकों एवं मूल्यों के संदर्भ प्राप्त संदेश को समझने में कभी तो बहुत मददगार होते हैं और कभी संदेश को सही अर्थ में ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि अब मैंने आपको भेजा किसी दुकान पे कि आप मेरे लिए एक बिस्कुट का पैकेट लेके आ जाओ, और आपने आके मुझसे बोला कि नहीं मिला। आपने पूरी बात नहीं बोली, आपने पूरा नहीं बोला कि भैया बिस्किट का पैकेट नहीं मिला, है ना, लेकिन मैं फिर भी समझ गया। आपने कम शब्दों का प्रयोग किया लेकिन मैं समझ गया। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्व अनुमान था। मैंने आपको किसी काम के लिए भेजा और आपने जवाब दिया उस काम से रिलेटेड दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी ये पूर्व अनुमान गलत भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बिस्किट लेने भेजा था और आप जो है आपने मुझे आके कुछ और बोला। जैसे मान लो आपने नहीं, तो कुछ भी बोल सकते हो, क्या कुछ भी क्या बोल सकते हो उसके लिए। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने, अच्छा हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो आज मेरा रिजल्ट आने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे मेरे। लेकिन जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो वो बहुत ख़राब आता है ना। और जिससे मैंने रिजल्ट निकलवाया यानी कि साइबर कैफ़े वाला, उसने मुझे बताया और मैं खुशी खुशी में गलत सुन के आ गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पास हो जाऊँगा और मैं हुआ फेल। और जो पूर्व अनुमान के चक्कर में मैंने साइबर कैफ़े वाले की बात भी नहीं सुनी। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। इसके होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ने समझना। अगला है व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं सूचना संप्रेषण में कई तरह के अवरोध उत्पन्न करती हैं। व्यक्तिगत बाधाओं में मुख्य रूप से भय, चिंता, स्नेह, घृणा, मानसिक स्थिति, रूढ़िवादिता, परंपराएं, सामाजिक क्रोतियाँ, सामाजिक विघटन आदि प्रमुख हैं जो संप्रेषण की प्रक्रिया में विघटन पैदा करते हैं। अगला देखते हैं भावनाओं का प्रभाव। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, तरह तरह के शब्द सुनकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मन में आती हैं। यही प्रतिक्रियाएं हमारे संवेग तथा भावनाओं पर निर्भर करती हैं। अनुकूल शब्द अच्छी प्रतिक्रिया, संवेगों में व भावनाओं के प्रतिकूल शब्द गलत प्रतिक्रियाएं देते हैं। इस प्रकार से संवेग एवं भावनाएं संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। अगला है अन्य बाधाएं। इसके इन जो मैंने तत्व अभी बोले हैं, मैंने जो मेन पॉइंट अभी लिए हैं, इनके अलावा और भी बाधाएं हो सकती हैं। जैसे कि कुछ बाधाएं इस प्रकार हैं कि संचार माध्यमों का त्रुटिपूर्ण चुनाव करना, श्रोताओं के प्रतिकूल माध्यम का होना, है ना, और प्रेषक का अपर्याप्त व त्रुटिपूर्ण भाषाई ज्ञान, प्रेषक का अत्यंत तनाव व चिंता में रहना, मनोदशा ठीक ना होना, ये सभी बाधाएं भी संप्रेषण के मार्ग में बाधा का या अवरोध का काम कर सकती हैं। ये क्या बोलना चाहता है पॉइंट, जैसे कि अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तो मेरे शब्द लड़खड़ाएंगे, मैं उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकता हूँ। या मैं गुस्से में हूँ और आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो मैं आपकी बात का जवाब ना देके कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ। गुस्से में अपने गुस्से के अनुभव को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो ये सब जो बाधाएं होती हैं ये भी संप्रेषण को प्रभावित करती हैं, यानी कि संप्रेषण को असफल बनाने में कारगर होती हैं ये भी। अब देखिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा लिखित भाषा के प्रकार्य। प्रकार्य को हम समझने के लिए सकते हैं फंक्शंस। लिखित भाषा के क्या फंक्शंस हो सकते हैं उसमें देखते हैं क्या कर सकता है। लिखित भाषा होती क्या है, जो हम लिख के प्रदर्शित करते हैं, कॉमन सी बात है। उच्चारित भाषा क्या होती है, जिसको हम बोल के प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, उच्चारित भाषा और लिखित भाषा में से महत्वपूर्ण कौन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो मुझे लगता नहीं किस साल आएगा, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया हुआ है गेस्ट पेपर में अपने में। अच्छा, उच्चारित भाषा जो है वो इंसान अपने आप सीख लेता है देख के सुन के, लेकिन जो लिखित भाषा है उसको सीखने के लिए उसको व्याकरण का या लिपि का बहुत अधिक ज्ञान होना चाहिए।
तो लिखित भाषा के प्रकार्य को समझते हैं। प्रकार्य मतलब फंक्शंस को समझते हैं। तो लिखित भाषा जो है स्मृति में सहायक होती है, यानी कि मेमोरी सपोर्टिव होती है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, याद रखना किसी चीज़ को। लेखन का के विस्तार में उसका स्मृति प्रकार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ वहाँ कब क्या हुआ इससे हम कुछ समय तक ही याद कर सकते हैं, लेकिन यदि अतीत की इन सूचनाओं को मौखिक रूप में कुछ पीढ़ियों तक हस्तांतरित करना हो तो पूरे संदेश में निरंतर परिवर्तन आता जाएगा। यानी कि इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। यदि मैंने तुम्हें कुछ एक बात बताई है, कोई टॉपिक समझाया, मैंने उसके आपको 10 पॉइंट समझाए, आप 10 स्टूडेंट हो, आपको 10 पॉइंट समझ में आ गए, लेकिन जब आप किसी अगले को समझाओगे तो हो सकता है कि आप कोई एक पॉइंट भूल जाओ उनमें से, तो आप अगले व्यक्ति को 9 पॉइंट समझा पाओगे। फिर उनमें से ज़रूरी नहीं है सब कोई ब्रिलियंट हो, उसमें से भी कोई है, कोई 1 पॉइंट भूलेगा, कोई 2 पॉइंट भूलेगा। तो अब 10 में से 9 तो आपके पास रह गए थे, 9 आपने आगे बस समझाए, उसने अगले को 8 समझाए। तो ऐसे क्या होगा, संदेश का जो है ह्रास होता जाएगा, यानी कि अगली पीढ़ियों तक जो है संदेश पूर्णतः नहीं पहुंच पाएगा। यही इसका इसलिए जो लिखित भाषा होती है। अब मैं उन्हीं चीज़ों को आपको सिर्फ बोल के ना समझाने की जगह लिख के समझा रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको। तो आप किसी और को भेजोगे इस PDF को तो क्या होगा, वो सेम की सेम जाएगी। तो जब 10 ही आपको मिले हैं, 10 ही आपने आगे भेज दिए। तो लिखित भाषा जो है मानक भाषा होती है तथा यह स्मृति में सहायक होती है, यानी कि मेमोरी में सपोर्टिव होती है। अगला है संप्रेक्षण क्षेत्र का विस्तार, यानी कि संप्रेक्षण क्षेत्र का जो विस्तार किया लिखित भाषा ने। संप्रेक्षण 2 प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। मौखिक संप्रेक्षण में वक्ता और श्रोता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए इसका संप्रेक्षण क्षेत्र सीमित होता है। अगर हमें मौखिक संप्रेक्षण करना है तो अगला जिसको हम संप्रेक्षण करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा श्रोता है, वो हमारे सामने होना चाहिए। लेकिन लिखित संप्रेक्षण में ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके विपरीत क्या होता है, संप्रेक्षण दूरी और काल दोनों की सीमा को पार कर देता है। अगर मैं 2022 में वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसको सेव रखता हूँ लिखित रूप में या PDF के फॉर्म में, तो 2025, 30, 45 तक भी मैं इस वीडियो को, इस PDF को सेव रख सकता हूँ। ये इसका मेन खासियत है लिखित भाषा की। इसने क्या किया, संप्रेक्षण के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। यानी कि जो हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, ये कब लिखी गई हैं और अभी तक सही सलामत है। क्यों? क्योंकि ये लिखित रूप में थी। अगर ये मौखिक रूप में होती तो किसी ने कुछ सुना, उसने विद्वान ने हमें कुछ बताया, हम उसको आधा भूल गए, हम अपने आने वाली पीढ़ी को आधा बताएंगे, तो सबका ह्रास हो जाता। इसलिए लिखित संप्रेक्षण को विस्तार दिया, लिखित संप्रेक्षण ने संप्रेक्षण की प्रक्रिया को विस्तार दिया है। अगला है प्रसारण का माध्यम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसको देखते हैं क्या बोलता है ये। लिखित संदेश उच्चारित संदेश की तरह उसी समय प्रेषित करना जरूरी नहीं होता। अच्छा, जो उच्चारित संप्रेक्षण होता है उसको जब हम बोलेंगे जब भी सुनना चाहिए अगले इंसान को भी, लेकिन लिखित संप्रेक्षण में ऐसा नहीं है। हम अब बोलें, अब लिखें तो उसको आप कल पढ़ो, 1 साल बाद पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो, कभी पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यही है। तो इसको जो है हम लिखित संप्रेषण को, लिखित भाषा को हम लंबे समय तक मतलब रख सकते हैं अपने पास। लेकिन अगर हम किसी बात को सुन के आए हैं तो उसको हम आज याद रखेंगे, कल याद रखेंगे, परसों भूल जाएंगे आधी बातें उनमें से। वही है। तो ये क्या होता है, लिखित भाषा जो होती है ये मतलब उसको एक जगह पर रखना या कहीं पे भेजना बहुत आसान होता है। अगला है सामाजिक नियंत्रण। देखते हैं क्या होता है ये। लेखन के स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उसमें सामाजिक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होती है। ठीक है, देखते हैं क्या है। लोग मौखिक शब्दों की तुलना में लिखित शब्दों पर अधिक विश्वास करते हैं। आपने भी देखा होगा ये। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज नोटबंदी होगी तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन जब यही बात आपको अखबार में लिखी हुई मिल जाएगी तो आप बहुत आराम से मान लोगे कि हाँ, लिखित संप्रेषण को हम जो है अधिक महत्व भी देते हैं। समाज में लिखित भाषा का नियंत्रण है, यानी कि लिखित भाषा जो है पूरे समाज को कंट्रोल करके रख सकती है। अगर हमें मान लो हमें दिल्ली में CP जाना है तो मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं किसी व्यक्ति से पूछूंगा, उसने मुझे रास्ता बता दिया, लेकिन मैं आगे जाके फिर किसी और से पूछूंगा कंफर्म करने के लिए कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। लेकिन अगर रोड पे जो बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग लगी होती हैं, उसमें मैं देखूंगा कि CP सीधे जाना है 5 किलोमीटर तक, तो मैं निश्चिंत होकर जाऊँगा कि हाँ, लिखित रूप में मुझे मिल गया तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है। तो अगर और जो मौखिक संप्रेषण होता है उसको हम कहीं सुनी बात भी बोल सकते हैं कि हाँ, कहीं सुनी बात है, क्या पता कितनी सच है कितनी झूठ है। और लिखित भाषा जो है लिखित है, अगर मुझे आगे उस बात पर विवाद भी होता है तो मैं उसको एक सबूत के तौर पर शो कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से देख के इसको ऐसे बोला है। यही है। तो अगला है प्रतिक्रिया। लेखन में भाषाई संप्रेषण को वाक्य की सीमाओं से स्वतंत्र करते हुए
कई प्रकार की समन्वित प्रक्रियाएं निर्मित की। उदाहरण के तौर पर पत्र और वसीयतें एक निर्धारित व्यक्ति के लिए होती हैं। उनमें निहित संदेश कुछ व्यक्ति इसको सुनाई दे सकते। अच्छा ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे दो चीज़ें हैं इसमें। एक, मैं कोई संदेश आपको देना चाहता हूँ, सिर्फ आपके लिए है, और जहाँ पे मौखिक संप्रेषण करते समय हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ के आसपास के लोग भी उस संप्रेषण को सुन सकते हैं, हमारी बातों को, है ना। और दूसरा, अगर मैं लिखित संप्रेषण सेम चीज़ आपको मैसेज करके बताता हूँ तो वो सिर्फ आप तक पहुँचेगी, है ना। तो यही है दूसरी बात, लिखित संप्रेषण। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम सामाजिक रूप से आते हैं कि अपने जो क्षेत्र है उसको व्यापक करते हैं, तो अगर मैं किसी बात को किसी मंच पर खड़ा होकर बोलता हूँ या किसी स्टेज पर खड़ा होकर बोलता हूँ तो वहाँ पे जो भी 100, 200, 1000, 2000 लोग खड़े होंगे, सिर्फ वही मेरी बात को सुन सकते हैं, ना। और यदि मैं कोई पुस्तक या कोई पत्रिका जो है प्रकाशित करता हूँ तो उसको, वो पुस्तक जितनी ज़्यादा फैलेगी उतने लोग पढ़ सकते हैं उसको, और उसका जो है मेमोरी लॉस भी नहीं हो सकता। यानी कि मेरे जो वाक्य जो हैं, मैंने 2000 लोग मेरे से सुन के गए लेकिन वो आगे बताते टाइम भूल गए, लेकिन जो पुस्तक है वो तो सेम रहेगी। उसके लिए थोड़ी कि किसी ने पेज फाड़ दिए बीच में से, वो तो सेम की सेम जाएगी आगे तक। ठीक है, इसके और भी कई सारे पॉइंट हैं, इसको आप देख सकते हो, पूरी PDF में आपको करवा दूंगा, लिंक मैं अटैच कर दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना आप। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा के प्रभाव वो की चर्चा करना है कि लिखित भाषा जो है उस पर उच्चारित भाषा के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उनको बताना है। देखते हैं इसको भी। ठीक है, लिखित भाषा में लेखक उच्चारित भाषा के ध्यानात्मक प्रभावों को बहुत सी लेखनीय प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ हम ऐसी प्रमुख युक्तियों का विवेचन करेंगे जो उच्चारण बोलचाल की विशेषताओं को लिखित भाषा के मुद्रण में दिखाई दे सकती हैं। देखते हैं। पहला है वर्णनात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग। इसमें बताते हैं, इसमें होता है कि हम अपने एक्सप्रेशंस को कैसे शो कर सकते हैं। ये है एक्सप्रेशन, हम बोलते हैं थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं, नम्र आवाज़ में बोल सकते हैं, कठोर आवाज़ में बोल सकते हैं। इससे हमारे एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं कि मैं गुस्से में हूँ या प्यार से बोल रहा हूँ। तो उसी को हम लिखित भाषा में कैसे करते हैं, ये इस पॉइंट का मतलब है, इस टॉपिक का मतलब है। यह लेखन का सबसे आसान और काफ़ी प्रचलित तकनीक है। यानी कि वर्णनात्मक शब्दों या पदबंधों का जो प्रयोग है, ये सबसे आसान और सरल तकनीक है और सबसे प्राचीन भी है। अधिकांश लेखक उच्चारणात्मक प्रभावों को व्यक्त करने के लिए वर्णनात्मक या विवरणात्मक शब्दों का और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी को रोते हुए व्यक्त करने के लिए कहा जा सकता है कि वह फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ फूट फूट कर जो है वो उसके एक पदबंध है जो व्यक्त करता है कि वह औरत जो है रो रही है ना। संसार में लगभग सभी भाषाओं के साहित्य में आपको इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। सभी लेखक अपने लेख में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। कुछ लेखक अपने वर्णन में स्पष्ट, संक्षिप्त, अर्थपूर्ण और सजीव बनाने के लिए उसमें जो है उच्चारण शब्दी जो ये पदबंदियाँ होती हैं इनको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो लेखन है वो जीवित लगे, यानी कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, पढ़ने वालों को, श्रोताओं को। जैसे खामोश को बोल सकते हैं बिल्कुल खामोश, बड़ी आवाज़ में, मतलब बोल्ड करके लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लिखेंगे कि मनमोहन बाबू गरज पड़े। गरज पड़े मतलब उन्होंने ज़ोर से बोला, तेज आवाज़ में बोला, बिल्कुल। अगला है आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गया। जो अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। ये है, ये है, ये है, इनको आप पढ़ सकते हो आराम से PDF में। अगला है विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग लेखन में विराम चिन्हों का भी प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। मौखिक या बोलचाल की भाषा में ऐसी युक्तियां हैं जहां कहीं रुकना है या कहीं बल देना है, कहीं भिन्न भिन्न अनुतान के साथ बोलना है, जिनका प्रयोग प्राय हर भाषी बोलचाल के समय करता है। लिखित भाषा में इन्हीं समस्त मौखिक युक्तियों के लिए कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। इनको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर हमें कहीं रुकना है तो हम वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे कि ये रहा।
हमने पूरा वाक्य बोल दिया, अब हमें यहाँ पर रुकना है, सेंटेंस खत्म करना है, तो हमने पूर्ण विराम यानी कि ये लगा दिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। एक होता है अल्प विराम, है ना, बहुत सारे होते हैं, एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, एक होता है अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक आश्चर्यजनक चित्र होता है ऐसे वाला, यानी कि हम संतुष्ट नहीं हैं उससे अभी। अगला है वर्तनी में परिवर्तन। वर्तनी क्या हो सकती है? ऐसा देखा गया है कि कभी कभी लेखक प्रादेशिक प्रभाव व्यक्त करने के लिए और कभी कभी अपने व्यक्तित्व के प्रभावों को दर्शाने के लिए शब्दों की वर्तनी में फेरबदल करता है। इस प्रकार के परिवर्तन आपको विज्ञापनों में भाषा की में विज्ञापन जो है उसमें भाषा में काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये रहा, अगर हमें किसी बच्चे को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो बोलने का तरीका चेंज कर देंगे, है ना, ताज़ा कर दिया इसमें, है ना, तुतलाकर बोल रहा है बच्चा। हम वैसे कैसे बताएंगे कि बच्चा बोल रहा है? अब तुतलाकर बोल रहा है, अब इसकी व्याख्या करेंगे तो बता सकते हैं कि इस बच्चे ने ऐसे बोला अपने चाचा को या अपने पापा को, जो भी बोल रहा है वो, यही इसमें होता है। इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, ये रहे, इनको भी आप पढ़ सकते हो। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है, और भी है, ये रहा, ये रहे, ये सब क्या है? एग्जांपल है इसके, इनको पढ़ सकते हो आप। एक है मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना। इसका मतलब क्या हो सकता है? जब लेखक कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है, जिस बात पर बल देना चाहता है या किसी विशेष कथन की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वह उस समय वाक्य या कथन को सामान्य लिखावट की तुलना में मोटे व गाढ़े अक्षरों में लिख देता है। अंग्रेजी भाषा में यह कार्य कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के द्वारा किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में तो कैपिटल लेटर होते नहीं है, एक ही अक्षर है, वही सर्वोपरि वही सब कुछ है। तो उसमें क्या करते हैं, उन अक्षरों को मोटे व गाढ़े परिवेश में लिखते हैं, यानी कि उसको मोटा करके, यानी कि ऐसे करके मोटा कर देंगे, ऐसे, ठीक है। अगर देखते हैं इसके एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, देखो ये इसके एग्जांपल भी हैं, इनको आप देख सकते हो, ये है, ये है, दोनों एग्जांपल हैं, दोनों आपके सामने, आप कभी पढ़ सकते हो इनको। अगला है टंकित सामग्री में अंतराल या स्पेस छोड़कर लिखना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिखते समय हम, जैसे कि जल्दी हमें कहीं जल्दी जाना है तो हम लिखेंगे जल्दी जल्दी चलो, तो उसके जल्दी और जल्दी के बीच में हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। कभी कभी स्पेस छोड़ कर लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बोलते समय तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता हमें, हमारे बोलने के जो तरीका होता है उसी से लोग समझ जाते हैं, तो ये सिर्फ लिखित भाषा में होता है। इसके भी उदाहरण दे सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। अगला है वर्णों तथा शब्दों की पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है, लेखक शब्दों व वर्णों की पुनरावृत्ति से भी उच्चारण की वास्तविकता को लेखन में उतारने की कोशिश करता है। किसी भी चीख पुकार, जोर से बोलना, बल देकर बोलना, इन सभी ध्वन्यात्मक प्रभावों को लेखन में शब्दों और वर्णों की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रदर्शित करने में चेष्टा की जाती है। इसके उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पे, ये रहा, इसको भी आप समझ सकते हो। ये इतना समझाने लायक मुझे लगता नहीं कि हैं, लेकिन आप इसके सामने PDF है पूरी आप इसको डाउनलोड कर लेना, आप ठीक से पढ़ लेना आपको, क्योंकि आपको पता है कि इसमें लिखना बहुत ज़्यादा होता है। आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जो है 20-20 नंबर के मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको 400 वर्ड में आंसर करना है, और बाकी क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलेंगे जिसको आपको 10 नंबर के होंगे, जो आपको कम से कम 300 या 250 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो इसमें आप तथ्यों को समझ के उसको पूरा पढ़ें। अगर आप यहाँ पे 1000 वर्ड्स पढ़ोगे तब आप वहाँ जाके 400 वर्ड लिख पाओगे, ठीक है ना। इसलिए अगर आप शॉर्ट में पढ़ लोगे, सिर्फ सुन लोगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला। इसीलिए मैं आपको ये PDF भी डाल दूँगा, इसको आप ध्यान से पढ़ें और अपने आंसर को ठीक करें। अच्छा, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। अब अगले पार्ट में, अच्छा, इसमें जो हमने 2 यूनिट कर लिए ख़त्म, एक यूनिट 1 यानी कि 1 और यूनिट 2 ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगले पार्ट में हम 3 या 4 यूनिट देखते हैं, जितनी खत्म हो सकती हैं, जितनी पॉसिबल होंगी इतना ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया, पूरा कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम भी नहीं है हमारे पास। अभी अपना 5 तारीख को पेपर है, तो अब सेकंड पार्ट का वेट करो, जितनी जल्दी होता है मैं डालता हूँ चैनल पे। और ये PDF जो है मैं अटैच करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कर देता हूँ, और ऊपर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी दे सकते हो आप। अच्छा, मैंने इससे पहले एक पॉलिटिकल साइंस का BPSC 133 का पेपर, गेस्ट पेपर निकाला था, उसमें से मोस्टली 80% क्वेश्चंस उसी में से आए। तो अगर आप
को लगता है कि ये भी हो सकता है तो उसको आप लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में अपने, उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले से आप पढ़ नहीं पाए और अभी जल्दी जल्दी में तो यही मिल सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको मैं अभी दे नहीं सकता और ना ही आपकी गुंजाइश है कि आप समझ सको पूरा कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अभी जल्दी में ही। ओके।